नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आगरा में हुई सिपाही की मौत के बाद खनन माफियाओं की सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग भी की और सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाकर फरार हो। इस घटना के बाद यह पूछा जा रहा है कि माफियाओं को पुलिस का डर नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, तो वही विपक्ष माफियाओं पर लगाम लगाने के दावों पर भी सरकार को घेर रहा है। अब सवाल यह कि खनन माफियाओं की करतूत पर लगाम कैसे लगेगी, यह भी पूछेंगे कि सिपाही के हत्यारे कब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इतना बेखौफ कैसे हो गए खनन माफिया? कैसे हुई खाकी को कुचलने की हिम्मत? ये सवाल पूछे जा रहे हैं आगरा में हुई घटना के बाद, जहां खनन माफियाओं में जरा भी डर नहीं है। माफियाओं ने यहां पहुंची पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। दरअसल अवैध खनन की सूचना पुलिस को जैसे ही मिली, पुलिस टीम ने कार्रवाई की तैयारी की। खैरागढ़ इलाके में पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वहां मौजूद माफियाओं ने उल्टा पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया और फायरिंग करने लगे। इतना ही नहीं, माफियाओं ने फरार होने से पहले एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। तो ट्रैक्टर पे जो लोग सवार थे, उन्होंने मारने की नीयत से सोनू कुमार चौधरी के ऊपर गाड़ी जो है वो ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसी में उसकी मृत्यु हो गई। बॉडी को जो है एसएन मेडिकल में पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। लगातार टीमों का इसमें गठन किया गया है और कई टीमें दबिश के लिए क्षेत्र में अभी निकाले गए। इस घटना के बाद से सियासी हमले भी शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्रदेश में जंगल राज का हवाला देकर प्रदेश सरकार को फेल बताया। ट्रैक्टर चढ़ा दिया माफियाओं ने, खनन माफियाओं ने पुलिस वाले के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसकी हत्या कर दी। सोचिए आप, कितना मन बढ़ा हुआ है माफियाओं का, कितना मन बढ़ा है। यहाँ पे बदमाशों का जो महिलाओं पे अत्याचार करते चले जा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पे हत्याएं, चोरी, डकैती, लूट मार, बलात्कार और माफियाओं का राज चल रहा है। पुलिस का कोई खौफ नहीं है, सरकार का कोई खौफ नहीं है। सरकार सिर्फ मार्केटिंग करती रहती है कि हम माफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं, देखो माफियाओं पे ये कार्रवाई कर दी, वो कार्रवाई कर दी। कौन सी कार्रवाई? लगातार माफिया यहाँ पे सक्रिय है और पुलिस का भी इनकाउंटर कर रहे हैं। आज ही 3 या 4 घटनाएं जो आप लोगों ने दिखाई, देख के आ रहा हूं, पढ़ के आ रहा हूं। तो अर्थ यहाँ पे आज जंगल राज है, कानून का राज नहीं। और दुर्भाग्य है कि ऊपर बैठे लोगों को यह मालूम ही नहीं है, एहसास ही नहीं कि नीचे क्या हो रहा है। विपक्ष के हमलों का जवाब बीजेपी ने दिया और बताया कि सरकार ने संगठित अपराध को खत्म कर दिया है। जिसने भी सिपाही की हत्या की उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद इस प्रकार के संगठित अपराधियों और खनन माफियाओं के खिलाफ प्रभावशाली अभियान चलाए। कल आगरा में खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जाबाज सिपाही शहीद हुआ। उसकी शहादत को हम नमन करते हैं और निश्चित रूप से जिन्होंने इस घृणित अपराध को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आगरा में हुई ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी साल 2019 में खैरागढ़ में ही वारदात हो चुकी है। इतना ही नहीं, आगरा के अलावा प्रदेश के कई शहरों में खनन माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला किया है। इस घटना के बाद भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि माफियाओं में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। सवाल यह भी कि खनन माफियाओं पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और यह सवाल पूछा जा रहा है कि सिपाही के हत्यारे कब सलाखों के पीछे होंगे, खनन माफियाओं पर लगाम कब लगेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। नवीन श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। सुनील सिंह साजन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ओंकार नाथ सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजी, लंबा प्रशासनिक अनुभव है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मेरे सहयोगी पवन इस समय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। मैं तमाम मेहमानों का रुख करूं उससे पहले पवन आपके पास आ रहा हूं। यह सवाल अब पूछा जा रहा है और आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़े हैं। आगरा में जब यह वारदात हुई तो पूछा गया कि हत्यारे खनन माफिया कब सलाखों के पीछे जाएंगे। क्या कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
देखिए मृदुल, अभी तक का जो अपडेट्स हैं उसमें ये बात सामने निकल करके आ रही है कि राजस्थान में छापे मारे जा रहे हैं इन अपराधियों को पकड़ने को लेकर के। आगरा उसके आसपास जो बॉर्डर इलाका है वहां पे छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा है कि जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए, ये सरकार इसमें विफल रही है। क्योंकि जिम्मेदारी अगर बड़े अधिकारियों की तय की जाती है तभी माकूल जवाब मिलेगा। क्योंकि लखनऊ में बड़े अधिकारी हैं, वो पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, तमाम जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के अलग अलग खनन क्षेत्रों में कहां कहां पे कैसे खनन हो रहा है। और जो सवाल ये है कि जो सरकार परमिट देती है या सरकार जो लाइसेंस देती है खनन की, उसमें समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जो अधिकारियों द्वारा मिली भगत के रूप में खनन कराया जाता है, उससे जो समस्या उत्पन्न होती है, वहां पे जो खनन माफिया हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और वो सीधे तौर पे उन अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोल देते हैं जो अधिकारी या पुलिस कर्मचारी इनके खिलाफ खड़े होते हैं। कुछ घटना ऐसा ही है इस आगरा के इस पूरे मामले में। एक पुलिस वाला शहीद हो जाता है लेकिन अभी तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। ये सवाल है, बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। और ये सवाल है पवन, वाकई ये सवाल है कि जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। नवीन जी, जिम्मेदारी कब तय करेंगे? नहीं मृदुल जी, देखिए निश्चित रूप से जिम्मेदारी भी तय होगी और उत्तर प्रदेश में चाहे खनन माफिया हो या अन्य प्रकार के अपराध करने वाले संगठित अपराधी, उनके खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। आप याद करिए हमारे पिछली सरकारों में खनन एक कितना बड़ा अवैध कारोबार था, कितने बड़े बड़े नाम उसमें शामिल थे। नवीन जी, मैं 2019 से 2020 तक के आपको ऐसे मामले बता सकता हूं जिसमें लगाम नहीं लगी है। खनन माफिया बेखौफ हैं और पवन कह रहे हैं कि वहां पर अधिकारी किस तरीके से वहां पर मिली भगत करते हैं। नवीन जी, आप देखिए ना, आप मुझे उस पर जवाब दीजिए। पिछली सरकारों में जो हुआ वो हुआ, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले इस घटना की बात करेंगे क्योंकि अभी तक सर अपराधी जो हैं वो बाहर हैं, बदमाश बाहर हैं। जवाब दे रहा हूं, पहले जवाब तो आप मुझको जवाब तो दे देने दीजिए, फिर प्रश्न पूछे उसका भी मैं जवाब दूंगा। देखिए इस प्रकार की घटनाएं जहां भी सामने आई, हमारी सरकार में और हमारे सरकार के अधिकारियों ने उसको नियंत्रण में लाने के लिए, उसको रोकने के लिए प्रयास किए। हमारे जो जाबाज सिपाही शहीद हुए वो आधी रात को वहां अवैध खनन को रोकने ही गए थे, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनकी वहां पर हत्या कर दी गई। और हमारी सरकार इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है, सजा देंगे। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, अफसोस की बात है कि जब अपराधियों के खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई करती है तो अपराधियों की जात देखी जाने लगती है, अपराधियों की जात देख के भगवानों की मूर्तियां लगाने की बात होने लगती है, अपराधियों के मानवाधिकार की बात होने लगती है। उत्तर प्रदेश में जिसने भी अपराध किया उसके दो ही स्थान हैं, या तो जेल या हेल यानी नरक। और इस घटना में भी जो लोग शामिल हैं, नवीन जी, मेरे दो सवाल हैं। कार्रवाई करेंगे। नवीन जी, एक सेकंड, उस समय कोई मानवाधिकार की बात न करें। नवीन जी, आपने कहा कि पुलिस की टीम जो है वो कार्रवाई करने के लिए ही गई थी। आपको पता है सर, पुलिस की टीम पहुंचती है, 5 से 6 पुलिसकर्मी पहुंचे और वहां पर पुलिस की टीम पर फायरिंग होती है। यानी खनन माफिया पहले से तैयार थे और जब वहां पर पुलिस की टीम दबिश देती है तो वो फायरिंग करते हैं। यानी जरा भी उन्हें डर तो है नहीं इस बात का। क्या आपको लगता है मिलीभगत हो सकती है? मृदुल जी देखिए, नहीं मृदुल जी देखिए, इसी प्रकार की एक घटना कुछ समय पहले हुई थी कानपुर में बिकरू कांड के रूप में, जब हमारे पुलिस के जाबाज अधिकारी कर्मचारियों की एक बड़ी टीम गई थी और वहां पहले से उसको सूचना थी और उसने पुलिस बल पर हमला किया और हमारे 8 अधिकारी और सिपाही शहीद हुए। उस घटना में बाद में हमको जो कार्रवाई करनी थी हमने की। उत्तर प्रदेश में लेकिन डीजीपी द्वारा उस घटना को, पुलिस को इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए एक एसओपी, ज्यादा दिन नहीं हुए नवीन, सुन लीजिए जरा सा, एक एसओपी, मेरी बात जरा सुन लेना जरा सा आप मृदुल जी, मुझको बोलने का मौका दे, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। डीजीपी उत्तर प्रदेश हितेश चंद्र अवस्थी द्वारा एक एसओपी जारी की गई है जिसमें इस प्रकार के अवैध खनन करने वाले या जो संगठित अपराधी गिरोह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने जाने के पहले पूरी तैयारी करके जाने की बात कही गई है, ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए कि वहां बदमाश हमला कर रहे पुलिस बल पर चाहे कुछ करे तो उसका हम ठीक तरीके से जवाब दे पाए। यह भी एक हम विषय ध्यान में देंगे। लेकिन हमारी पुलिस, हमारे अधिकारी निरंतर जो लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, चाहे खनन का हो चाहे उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं इस समय बड़ी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। नवीन जी, रोकना चाहूंगा आपको। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। आगरा में सिपाही की मौत से पहले का वीडियो भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास आ चुका है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी ट्रैक्टरों की घेराबंदी करते हैं। वीडियो में अवैध खनन में शामिल कई ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं
और सिपाही ट्रैक्टर्स के पीछे भागते हैं और इसी के बाद एक खनन माफिया ने सिपाही सोनू चौधरी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। वो तस्वीर भी हमारे पास आ गई है। ये आप देखिए, रात के अंधेरे में अवैध खनन का काला खेल चल रहा था और जब पुलिस की टीम उसे रोकने के लिए जाती है तो किस तरह से माफिया वहां पर पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करते हैं और अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे लेकर भागते हैं। और जब सिपाही रोकते हैं तो एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाकर कैसे फरार हुए वो भी तस्वीरों में कैद हुआ है। ये आप देखिए, सिपाही भागता रहता है और पीछे से आ रहे ट्रैक्टर को उसके ऊपर माफिया चढ़ाते हैं, यानी डर उन्हें जरा भी नहीं है और उसके बाद यहां से निकल जाते हैं। अब सबसे अहम और बड़ा सवाल यही है कि माफियाओं को किस तरीके से वो यहां से निकल रहे हैं, क्या पहले इससे खबर थी? जैसी तस्वीर हमें नजर आ रही है, ये देखिए आप, ट्रैक्टरों में अवैध तरीके से जो खनन कर रेत ले जा रही है वो तो भरी हुई है और किस तरीके से पुलिस की टीम पीछा कर रही है वो भी आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी पवन सेंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले पवन, ये तस्वीर सामने आ गई है और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। डर तो बिल्कुल भी नहीं है माफियाओं में और किस तरीके से वो भाग रहे हैं ये तो नजर आ ही गया है। मृदुल, समस्या यही है क्योंकि जो लाइसेंसी खनन धारक हैं, लखनऊ में बैठे जो अधिकारी हैं वो परमिट देते हैं, लेकिन जो परमिट के अलावा खनन करते हैं उनके हौसले कैसे बुलंद हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं ये नजारा है। 1 दर्जन से ज्यादा जो ट्रैक्टर्स हैं वो अवैध खनन करके जा रहे हैं। इनका ना तो कोई लाइसेंस है ना तो ये परमिट इनको मिला हुआ है, लेकिन ये एक दिन की घटना नहीं है। ये अलग अलग जगहों पे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग जगहों पे इसी तरीके से खनन होने का काम हो रहा है। लेकिन जो सरकार के दावे होते हैं कि जीपीएस सिस्टम लगा है, ड्रोन के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी की जा रही है और लखनऊ में बैठे जो अधिकारी हैं, चाहे वो निदेशक की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, रोशन जैकब डायरेक्टर हैं, खनन डायरेक्टर हैं, लखनऊ में बैठती हैं, बताया जाता है ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में अवैध खनन के जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करते हुए, यानी उन तमाम मानकों को दरकिनार करते हुए अवैध खनन होता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो सवाल है कि क्या बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होती है? अगर बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होती तो शायद ये मॉनिटरिंग और अच्छे से हो पाती। मैं पवन आपके पास लौटूंगा। आगरा की घटना नहीं, अगर कानपुर में जाएंगे आप, बिल्कुल पवन, बहुत सारी घटनाएं यहां पर हुई हैं और जो तस्वीर आप बता रहे हैं, इस तस्वीर से यह भी पता चलता है कि ना तो लाइसेंस है ना ही इन पर नंबर प्लेट है। हम पीछे देखने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नजर नहीं आती, यानी ये काला कारोबार लंबे समय से चल रहा है और जब पुलिस दबिश देती है तो इस तरीके से माफिया हमला कर फरार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम बातचीत के लिए। ये तस्वीर देख ली होगी नवीन जी आपने। आपसे सवाल लूं उससे पहले मैं सुनील साजन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। सूर्य कुमार शुक्ला जी, ये तस्वीर आप देखिए और ये किसी एक शहर की तस्वीर नहीं है। आगरा में तो ये तस्वीर सामने आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शहर हैं, सोनभद्र ले लीजिए या कहीं और चले जाइए, बहुत जगह पर ये सक्रिय है माफिया। इन पर लगाम कैसे लगेगी? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है और ये उद्घाटित करने के लिए एक अपराध को आपने चर्चा रखी है और इस डिबेट के स्तर को ऊंचा बनाए रखने और इसके कुछ सकारात्मक परिणाम निकले, इसलिए अपने सभी साथी प्रवक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि मैं अपनी बात कह रहा हूं और आप लोग भी अपने अपने विचार रखिएगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि किसी प्रकार के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप खींचतान इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, इसलिए कृपया मैं भी वो नहीं करता हूं और औरों से भी यही निवेदन करता हूं। अब मुख्य बात पर आता हूं कि सबसे पहले तो ये बधाई का विषय है कि देखिए, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग खाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, ये एक बहुत सटीक सामने आपके उदाहरण आया है कि पुलिस के लोग इकट्ठा हो करके इनको रोकने के लिए जाते हैं। अगर कोई इनमें मिली भगत होती तो शायद पुलिस थाने से जाती ही ना और जो आदमी मिली भगत किए होता वो रोक लेता। और ये भी स्पष्ट हुआ कि आगरा बॉर्डर पर, यानी राजस्थान का जो बॉर्डर है, वहां पे घटना हुई कि अभी हमारे बॉर्डर्स जो हैं विशेष रूप से
यद्यपि यह भी सही है कि पहले आपने बताया कि यहां एक बार पहले भी सन 19 में घटना हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के उस पार से इस प्रकार के अपराधी, मुझे याद है वो बावरिया गिरोह के लोग भी इसी तरह वहां से आया करते थे, बॉर्डर का फायदा उठाकर, और जहां जहां अंतर प्रदेशीय बॉर्डर होता है वहां इस तरह के क्रिमिनल्स गतिविधियां करते हैं। अब इस पर मैं बधाई देता हूं यूपी पुलिस को कि यह हिम्मत का काम किया। कभी कभी इस कर्तव्य की बलिवेदी पर हमारे जवानों को प्राण दान करना पड़ता है, अपने जान हथेली पर रख के जाना पड़ता है, और अपने को बचाने के लिए ये बदमाश लोग फायर करके, मार पीट कर, कुचल कर भागने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच जाएं और पुलिस में घबराहट पैदा हो जाए कि आदमी मर गया, आदमी मर गया, और ऐसी घटनाएं कर देते हैं। सूर्य कुमार जी, आपने कहा कि ये आगे तारीफ के काबिल है पुलिस, लेकिन हम लगातार एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पर बहुत सारे हमले किए गए हैं जब पुलिस की टीम कार्रवाई करने के लिए जाती है। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या ये हमले पहले से तैयार होके किए जाते हैं, पहले से ही तैयारी करते हैं खनन माफिया की पुलिस की टीम आएगी तो ऐसे हमले को अंजाम दिया जाएगा, और इस हमले के बाद कुछ राजनीतिक और सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक छोटा छोटा कमेंट में ओंकार नाथ सिंह और सुनील साजन का ले लेता हूं, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। पहले ओंकार नाथ जी, आप कहिए अपनी बात। क्या आपको लगता है कि सरकार दावा कर रही है कि हम तो रोकने का काम कर रहे हैं, रुक पा रहे हैं अभी खनन माफिया? देखिए, सबसे पहले तो जिस सिपाही की शहादत हुई है मैं उसको नमन करता हूं और उनके परिवार वालों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये आघात सहन करने की शक्ति दे। देखिए, इसमें टोटल पुलिस की लापरवाही है, और ये खनन माफिया की ही बात नहीं है। ये आप समझिए कि खनन माफिया नहीं, जो भी अपराधी है, आज स्थिति ये हो गई कि वो पुलिस से डर नहीं रहा है। कानपुर के कांड की बात आप लोगों ने चर्चा की ही, नवीन भाई ने ही बताया जिस तरह से घेर के मारे गए पुलिस वाले। यहाँ पर पुलिस जब ये बता रहे हैं, डीजी पुलिस ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जब ऐसी दबिश में जाइए तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। तो 5-6 पुलिस वालों को जाने का क्या मतलब था? लोकल पुलिस वालों को ये तो मालूम ही होगा कि वहाँ हम खनन माफिया को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ कम से कम फोर्स होनी चाहिए, और फोर्स के बिना ये वहाँ चले गए। ये किसकी लापरवाही है? तुरंत आगरा के एसएसपी को सस्पेंड किया जाना चाहिए और डीआईजी और आईजी से एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाना चाहिए कि ये किस तरह से ये लापरवाही हुई डीजी पुलिस के इंस्ट्रक्शंस के बाद। अब दूसरी बात ये है कि सरकार कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं उठाती है जिससे कि अपराधियों में भय उत्पन्न हो। आप मकान गिरा देते हैं, होटल गिरा देते हैं, पकड़ के बंद कर देते हैं, हजारों को एनकाउंटर कर दिया आपने, इसके बाद भी अपराधियों में भय नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की गलती है। ओंकार नाथ जी, अगर आपने पवन को सुना है, ओंकार नाथ जी, अगर आपने हमारे सहयोगी पवन को सुना है तो उन्होंने एक बात कही थी कि यहाँ पर अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। और अगर उच्च अधिकारियों की बात करें तो अगर हवलदार लेवल का आदमी या सिपाही लेवल का आदमी पहुंचता है वहां पर और वहां पर कार्रवाई करता है, तो क्या आपको लगता है कि अधिकारियों को यह पता नहीं था, या पता था तो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया? हवलदार लेवल के आदमी को वहां, हवलदार लेवल के आदमी को वहां किसने भेजा? सवाल तो इस बात का, जांच इसकी होनी चाहिए। लखनऊ में बैठा हुआ अगर कोई अधिकारी गलत काम कराना चाहता है तो यहां जिले के अधिकारी क्यों गलत काम करते हैं? किस लिए करते हैं? क्या ट्रांसफर हो जाएगी इसलिए? क्या पेइंग पोस्ट है? क्या उनको रिश्वत मिलती है वहां पे? बिल्कुल, ये सवाल मैं नवीन जी से पूछ रहा हूं। इसको ये नहीं रोकेंगे। ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक छोटा सवाल मैं सुनील साजन साहब का ले लेता हूं, थोड़ी लेट जुड़े हैं वो, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे, नवीन जी से तमाम सवाल करेंगे, सूर्य कुमार शुक्ला जी के पास भी जाएंगे। सुनील साजन साहब जी, मृदुल जी, आपको लगता है कि यहां पर अधिकारी और पुलिस की कमी है, या फिर खनन माफियाओं को किसी बात का डर ही नहीं है? नहीं, अधिकारी और पुलिस की कोई कमी नहीं, ये सरकार की मंशा को समझते हैं और उसी हिसाब से काम करने लगते हैं। ये सुबोध चौधरी पर ट्रैक्टर नहीं चढ़ा है, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर और कानून पर ट्रैक्टर चढ़ाया है। और ये कोई एक घटना नहीं है, इस घटना के पीछे भी देखिएगा खनन माफिया कौन निकलेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलेंगे या पदाधिकारी निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, अपराधियों का राज है, गुंडा राज है, इसको जंगल राज कहें, रावण राज कहें। रावण राज भी बहुत छोटा था, क्योंकि रावण राज में सीता मैया राक्षसों के बीच सुरक्षित थी, यहां तो बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अब तो पुलिस जो वर्दी पहन के घूम रहे हैं, जिनके भरोसे हम आप हैं कि हमारी सुरक्षा करेंगे,
योगी जी के गुंडे उन पर ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं, योगी जी के खनन माफिया उन पर ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं, तो यहां कोई सुरक्षित नहीं है। सूर्य प्रताप जी क्या कहते हैं, नवीन जी क्या कहते हैं, ये लोग तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये तो बेचारे अपराधियों के और खनन माफियाओं के पक्ष में ही बोलेंगे, उनको निर्दोष बताएंगे और उनको बताएंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सच यही है कि उत्तर प्रदेश को माफिया चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं, रंगदारी लेने वाले चला रहे हैं, घूस लेने वाले भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश समझिए कौन सा है। जिस डीजीपी पर यह आरोप लगा कि वो जिले बेचते थे, वो 2 साल से अधिक ओपी सिंह यहां डीजीपी रहे। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं। वो वो जिले बेचते थे, जिले वाले थाने बेचते थे। हमने आपके ही चैनल में देखा था कि चंदौली के मुगल सराय थाने की एक वसूली सूची वायरल हुई थी। हाँ। उस पर भी आपने डिबेट की थी, आपके चैनल ने डिबेट की थी। क्या सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ बिल्कुल सुनील जी, मैं इसका जवाब लूंगा नवीन जी से। ओंकार नाथ जी ने जो सवाल किया उसका भी जवाब लूंगा। नवीन श्रीवास्तव जी, सरकार फेल हो गई है, प्रशासन तो फेल हुआ ही है, ये आरोप लग रहे हैं। मृदुल जी, आरोप कौन लोग लगा रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार संगठित अपराधियों के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करती है, उनकी सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करती है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करती है, तो उनको बेचैनी होनी स्वाभाविक है, क्योंकि इन्हीं की सरकारों में वो लोग फले फूले हैं, पुष्पित पल्लवित हुए हैं, तो इनकी परेशानी जायज है। अभी मैं चर्चा में बार बार सुन रहा था कि अपराधियों में खौफ नहीं रह गया है। अब अगर मुख्तार अंसारी के अंदर खौफ नहीं है, अगर मुकीम काला के अंदर खौफ नहीं है, अतीक अहमद के अंदर खौफ नहीं है सर, तब तो भाई फिर मान लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसी में खौफ नहीं है। नवीन जी, एक छोटा सवाल है मेरा। मैं अतीक अहमद के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। सर, जो माफिया इस समय जेल में बंद है उनमें खौफ होगा, मैं उससे मना नहीं कर रहा, लेकिन जो तस्वीर मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी ठीक बगल में वो तस्वीर चल रही थी जिसमें खनन माफिया ट्रैक्टर से भागते हैं, और भागते नहीं है, वो चुनौती देकर भागते हैं। पहले फायरिंग करते हैं, फिर एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा के निकल जाते हैं। मृदुल जी, ये तो डर नहीं है कहीं से? मृदुल जी, मेरी बात जरा पूरी हो जाने दे। नहीं, मैं आपके और जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं सबके प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। देखिए, बड़े अपराधियों में भी खौफ है, छोटे अपराधियों में खौफ है, लेकिन कुछ घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हुई, जैसे कानपुर की घटना हुई, चाहे ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई, इसमें कहां से कमी रही, कैसे कमी रही है, यह अन्वेषण का विषय है। इसको समझने की कोशिश प्रशासन के बड़े अधिकारी करेंगे, कहां चूक हुई, कैसे इस प्रकार की घटना हुई। लेकिन एक बात है कि जब इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, आखिर पुलिस के पास क्या तरीके हैं? हम 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार में आए तो संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश में सदन में 2017 में यूपी कोका बिल लाने की हमने कोशिश की, जिस बिल के 2 प्रमुख प्रावधान थे। एक तो यह था कि जिस प्रकार से सांसद और विधायकों के लिए अलग से एक विशेष न्यायालय बनी है, उसी तरह से संगठित अपराधियों के खिलाफ एक विशेष न्यायालय बनाई जाए। दूसरा प्रमुख प्रावधान था कि जेलों में रहते हुए या इस प्रकार के अपराधी जो अपने अपराध के दम पर अपना आर्थिक साम्राज्य बनाए हुए, उसको हम कैसे तोड़ सके। लेकिन आज कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वाले हमारे सुनील सिंह साजन भाई, वो भी उस विधान परिषद के सदस्य थे जहां पर उस बिल को टर्न डाउन कर दिया गया, और यह कहकर कि जब कानून हाई है तो आवश्यकता क्या है। अरे भाई साहब, कानून तो इस देश में एक सवाल और नवीन जी, एक सवाल और पूछा गया, ओंकार नाथ जी ने वो सवाल किया। एक सवाल और नवीन जी, इसके बाद मैं आऊंगा, दोनों से जवाब लूंगा। एक सवाल और पूछा गया, आपने कहा कि पुलिस कर भी क्या सकती है, पुलिस हमें जिस तरीके से प्रशासन मिला था वो ठीक नहीं था, लेकिन अब आदेश के बाद अगर 5 से 6 पुलिसकर्मी जाते हैं तो ये बिना तैयारी के चले गए थे, ये पूछा है ओंकार नाथ जी ने। मृदुल जी, देखिए मृदुल जी, हाँ ठीक है, ओंकार जी ने अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि वो अधिकारी रहे, आधिकारिक प्रक्रिया को ठीक से जानते हैं। एक जो आरोप लगता है, मैंने देखा था बिकरू कांड पे बहुत सारी चर्चाओं में भाग लिया था हमने। आज भी मैं, हमारे पुलिस के जाबाज सिपाही जो ये आरोप सूर्य कुमार जी, इसके बाद आपके पास है या पुलिस की, हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी अगर मिली भगत होती तो इस प्रकार से उनको शहादत नहीं देनी पड़ती। वह सरकार की मंशा के अनुसार अपराधियों के लिए खिलाफ कार्रवाई करने गए। सर, मैं पूरे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े भी नहीं कर रहा हूं, यह जांच का विषय है। और मैं हर एक सिपाही पर सवाल खड़े भी नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि एक एसओपी जारी की गई, मृदुल जी सुन ले जरा। एक एसओपी जारी की गई कि इस प्रकार की कार्रवाई करने के पहले आप पूरी तैयारी के साथ जाएं,
लेकिन जहां तक मुझको लगता है बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जब पुलिस को सूचना मिलती है, पीवीआर को 112 सूचना मिलती है कि कहीं अपराध हो रहा है या कहीं ऐसी घटना हो रही है, तो तत्काल जितनी फोर्स उपलब्ध होती है वो वहां पर रश करती है, वो जाती है वहां पे। ठीक। अब ऐसी घटना में आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो पूरी ये आपको ही लगता है नवीन जी, आपने खुद ने कहा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस पर मेरा एक काउंटर है। अगर पुलिस को एकाएक ये सूचना मिलती है, ऐसा तो नहीं होगा कि आज ही के दिन खनन माफिया सक्रिय हुए होंगे, या आज ही के दिन उन्होंने सोचा कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाते हैं और सारा खनन आज कर लेते हैं। ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है और पुलिस की नाक के नीचे चल रही है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, पुलिस प्रशासन पर इसलिए सवाल तो खड़े होंगे, सब नहीं मिले हुए, लेकिन किसी को तो कानो कान खबर दी जाती है कि ऐसा होने वाला है। एक मिनट नवीन जी करूंगा कि किसी भी चीज का, किसी संस्था का, किसी कार्य का विश्लेषण करने के पहले और उस पर आरोप लगा देने या बुराई करने के पहले उन परिस्थितियों को जान लेना एक बुद्धिजीवी का काम होता है। और बिना उन परिस्थितियों को जाने, उन बातों को जाने एकाएक बुराई करने लगना बहुत आसान होता है। भाई साहब, किसी की भी बुराई कमी निकाल सकते हैं। जो लोग नहीं जानते, दर्शक लोग, श्रोता लोग, उन सब की जानकारी के लिए बता दूं, एक थाने में औसतन 100 गांव होते हैं। और जब रात को, शाम को दीवान जी और दरोगा जी बैठते हैं कि कितने गश्त पार्टी आज भेजी जानी है, तो कोशिश करते हैं कि 10 गांव को कवर करने के लिए एक एक पार्टी भेज दी जाए। और 10 गांवों के लिए जब भेजते हैं तो मुझे याद है अच्छी तरह कि अगर 3 आदमी हो जाएं तो बहुत खुश होते हैं कि अच्छा नहीं है तो एक होमगार्ड लगा दो, एक सिपाही, 2 होमगार्ड हो जाए तो अच्छा है। इस तरह 5 आदमी की पार्टी, जानते काम क्या क्या होते हैं कि अगर उस रास्ते में सड़क निकल रही है, अगर बस लूट जाएगी, कोई ट्रक लूट जाएगा तो गजब हो जाएगा, कल को हल्ला होगा। अगर किसी गांव में डकैती पड़ जाएगी, उसमें कोई मार डाला जाएगा तो बड़ा गजब हो जाएगा, उस पे सस्पेंड हो जाएंगे। और बहुत से काम इस तरह के होते हैं, ये नहीं निश्चित रहता। एक सेकंड, आपने पूरी प्रक्रिया को समझाया है, लेकिन मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि पुलिस प्रशासन में संख्या बल तो कम है ही, तो फिर तो हमें सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, माफिया, खनन माफिया, फिर मैं वही कह रहा हूं, खनन माफिया कोई दिन तय करके नहीं पहुंचे थे कि सोमवार का दिन है, अच्छा दिन है, वहां चले जाते हैं, शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है। वो प्रक्रिया जो वहां पर 2019 में भी चलती है, 2020 में भी चलती है, जून में भी घटना होती है, फिर घटना होती है 3-4 महीने बाद, तो सवाल यह कि क्या पुलिस को पता ही नहीं है? बहुत मैं वही पूछना चाह रहा हूं। आपका प्रश्न मैं बिल्कुल समझ गया, और इसका उत्तर यह है भाई साहब कि आप जरा सारे खनन माफियाओं की जो कुंडली निकालिएगा, हिस्ट्री सीट निकालिएगा, तो ये पाइएगा कई बार वो जेल हो आए हैं, जमानत पर छूट आए हैं। और पुलिस के पास, अगर पुलिस उनको बिना खनन किए, बिना रंगे हाथ मौके से घर से पकड़ लावे, तो अपने कई साथी लोग खड़े हो जाएंगे, देखिए ये अत्याचार, देखिए बिना अपराध किए घर से पकड़ लाए। और अगर मौके पर पकड़ने गए, मुझे लगता है कि तो अब अगर ऐसी घटना पर, अगर गिरफ्तारी के बाद अगर कोई सवाल उठाएगा, तो आप सर उसे ये वाली डिबेट तो जरूर दिखा देना, आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये सिपाही को ट्रैक्टर चढ़ा के मार देना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सिपाही तैयार होता है और वो अगर किसी खनन माफिया को रोकने जाता है, तो कम से कम इस घटना के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार होना चाहिए, माफियाओं को सलाखों के पीछे होना चाहिए। ओंकारनाथ जी, छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा सर, इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी भी पुलिस वाले पर, मैं हर पुलिस वाले पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। ओंकारनाथ सिंह जी, जमानत नहीं होनी चाहिए। आ रहा हूं नवीन जी, इसके बाद आ रहा हूं। एक कमेंट ओंकारनाथ और सुनील साजन साहब का ले लूं, फिर आपका जवाब लूंगा। उनके सवालों का जवाब भी दे देना आप। कहिए। मुझे शुक्ला जी पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, शुक्ला जी पर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। इतने कॉम्पिटेंट ऑफिसर आज कौन सी भाषा बोल रहे हैं ये? अरे आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जो भी खनन माफिया, जो आप खुद ही बता रहे हो मुदल जी, कृपया व्यक्तिगत आक्षेप प्रक्षेप न करिएगा, जो आपका विचार हो कृपया आप बताइए। ठीक है ओंकारनाथ जी, आप अपनी बात रखिए, नहीं स्वीकार। आप कहिए, आपने तस्वीर देख ली, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं और हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि पहले भी किस तरह की घटना हुई। कहिए। बता रहा हूं। हाँ सुनिए, जो सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके ही कथनानुसार
पुलिस वाले वहां गए, किसी भी थाने की पुलिस क्या नहीं जानती है कि माफिया खनन में जो अपराधी है, खुद ही बता रहे हैं 5-5, 6-6 बार गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं। ऐसे आदमी पकड़ने के लिए सिपाही जाएगा? ऐसे आदमी पकड़ने के लिए 4 सिपाही या दरोगा जाएंगे? अगर जा रहे हैं और थाने का एसओ को परमिशन दे रहा है तो सबसे पहले एसओ को बर्खास्त होना चाहिए और फिर एसएसपी को होना चाहिए। क्यों कि ये सारी चीजें आप सोचिए, जब इस तरह के लोगों को पकड़ने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं तो पूरे तैयारी के साथ जाया जाता है। और हमेशा जैसे मैं ओंकारनाथ जी, सिपाही ओंकारनाथ जी वो कहीं जाता है, मैं ये समझना चाहता हूं सर, रोकने के लिए ओंकारनाथ जी आप कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया होती है, उसका पालन करना जरूरी होता है। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपको लगता है कि जो इनपुट्स मिले होंगे उस पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया? ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ है आपके मुताबिक? ध्यान नहीं दिया, अधिकारियों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अधिकारियों ने लापरवाही की है और जानबूझ के इस घटना को अंजाम दिलाया है। जो सिपाही या दरोगा गए थे वो जानते नहीं थे, वो जानकार नहीं थे, और वो जान के भी अगर वहां गए हैं तो ये उनकी गलती थी। आप सोचिए कि किसी भी माफिया गिरोह को पकड़ने के लिए 5 आदमी क्या बहुत ज्यादा है? और फिर अगर आप देख रहे हैं वहां भीड़ ज्यादा है और वहां पर वो भाग रहे हैं, तो छोड़िए, तो आपको वहां गाड़ियों की रफ्तार हम देख रहे हैं, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां दौड़ी चली जा रही हैं। और अगर ये माफिया गिरफ्तार भी हो चुके हैं और पहले भी सक्रिय थे तो फिर अभी तक बाहर क्या कर रहे हैं? ये ट्रैक्टर चला के सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों को मारने का काम है क्या इनका? बिल्कुल नहीं। और सुनील साजन साहब, ऑर्डर ही था। मैं वही कह रहा हूं ना कि ये माफिया अगर गिरफ्तार हो गए हैं, जैसा कह रहे हैं, अगर ये गिरफ्तार हो गए तो फिर ये बाहर क्यों घूम रहे हैं? खनन माफिया जो सरकार की नाक के नीचे से निकाल कर ले जा रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए जब कोई सिपाही जाता है तो ये बड़ी वारदात सामने आ जाती है। मृदुल जी, ये खनन माफिया की बात नहीं है। आज इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि पुलिस क्या करे, क्योंकि देखिए सरकार को 5 साल रहना है। सुनील जी को भी मैं चर्चा में लाना चाहता हूं। 4 सुनील साजन साहब, सुनील साजन साहब, इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे क्या कहते हैं अपराधियों में भय व्याप्त हो। सुनील अब हमारे नवीन भाई ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं यहाँ पर। मृदुल जी मैं उनको भी चर्चा में जोड़ रहा हूँ। मृदुल जी आप कंप्लीट करिए फिर सुनील साजन साहब। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। जी मुझे लगता है कि 1 सेकंड ओंकारनाथ जी, बस 1 सेकंड। नवीन जी कर रहे थे, हालांकि वो अपने नेचर के खिलाफ बात कर रहे हैं, आज खनन माफियाओं के पक्ष में उनको बोलना पड़ रहा है। शुक्ला जी तो खैर रिटायरमेंट हो गए हैं, अब उनको भाजपा की बात करनी है, पुलिस को ही दोषी मानना है। नवीन जी उस अद्भुत पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों का स्वागत करती है। मैं पुलिस की तारीफ कर रहा हूं कि पुलिस तो अपना कर्तव्य कर ही रही है। आप समझ रहे हैं कि मैं तारीफ नहीं बुराई कर रहा हूं पुलिस की। चौधरी जो कांस्टेबल था जिसको रौंद करके खनन माफियाओं ने मार दिया, उसको भी माला पहनाएंगे। ये अद्भुत सरकार है। योगी जी की सरकार कह लीजिए, माफियाओं की सरकार कह लीजिए, अपराधियों की सरकार कह लीजिए, बलात्कारियों की सरकार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनता ने इतनी नकारा सरकार, हाँ। इतनी नतमस्तक सरकार अपराधियों के सामने, भू माफियाओं के सामने, खनन माफियाओं के सामने कभी नहीं देखी। सुनील जी, सुनील जी एक मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि सूर्य कुमार शुक्ला जी ने एक अहम बात कही है। सुनील जी सूर्य कुमार शुक्ला जी ने कहा कि ये वो माफिया हैं जो कई सालों से सक्रिय हैं, लेकिन ये कई मर्तबा जेल भी जा चुके हैं। मुझे घटनाएं सुनील जी याद है पुरानी सरकार में भी होती थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी तक 3 साल बीतने के बाद भी खनन माफियाओं पर लगाम नहीं लग पाई है? अरे कहां लगाम? केवल अपराधी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। जेल से बाहर निकालने का काम अदालत का होता है, सरकार नहीं। बिल्कुल अदालत का होता है सर, अदालत का होता है। मजबूत न्यायिक सुधार कराने की जरूरत है कि नया कानून बने। सर न्यायिक सुधार तो जब किया जाएगा ना जब पकड़े जाएंगे। सूर्य कुमार शुक्ला जी आप ठीक कह रहे हैं, सुधार की जरूरत है, लेकिन सुधार न्यायपालिका में मामला तो तब जाएगा ना जब पुलिस पकड़ेगी। नवीन जी यही चैलेंज है ना अभी सबसे पहला हमारा कि उन माफियाओं को पकड़ा जाए।
ये इतनी बार ये गिरफ्तार हो चुके हैं, दसियों बार गिरफ्तार होते हैं, फिर जमानत करा के आ जाते हैं। इसलिए हमको ऐसा खड़ा एक एक करके पहले नवीन जी, फिर उसके बाद वापस आ रहा हूँ। निकलने न पाऊं, बेईमानों की और अपराधियों की पैरवी कर रहे हैं। ठीक, सुनील जी एक सेकंड, नवीन जी कह रहे हैं आपकी बात पर। मृदुल जी, हाँ कहिए नवीन जी। मृदुल जी अभी हमारे अनुज की तरह से मित्र सुनील साजन जी ने बहुत सारे हमारी सरकार के प्रति उपमाएं दी जो अपनी सरकार के लिए वो रटे हुए थे। उत्तर प्रदेश में जब भी खनन की बात आती है तो एक नाम आता है गायत्री प्रजापति। गायत्री प्रजापति ने खनन से कितना लूटा, कितना प्रदेश के राजस्व लूटा, ईडी और सारी केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है, लगातार वो जेल में है। इन्होंने बात किया बलात्कार और महिला सम्मान की भी बातें की। गायत्री प्रजापति किस आरोप में जेल में है यह भी सुनील साजन बता दें। मां और बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले गायत्री प्रजापति, जिनको उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठा के घुमाते थे। तो कृपया सुनील साजन जी, अपने सावन के अंधे को हरियाली नजर आती, अपने सरकार की उपलब्धियों को हमारी सरकार पर मत चस्पा करिए। एक सबसे बड़ी चीज मृदुल जी, आपने बीच में कहा कि क्या पुलिस विभाग में अधिकारी कर्मचारियों की संख्या की कमी है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रकाश सिंह जी की जो कमेटी बनी थी पुलिस में सुधार के लिए, उसके हिसाब से जब 2017 में हमारी सरकार बनी तो सिपाही हो, सब इंस्पेक्टर हो, एक बहुत बड़ी कमी थी। हमने 3 साल के अंदर 1.5 लाख से अधिक सिपाही, सब इंस्पेक्टर, इनकी भर्तियां की। और आपको जान के आश्चर्य होगा मृदुल जी, जब जिससे हमें काम लेना है, जिन पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर हमारी कानून व्यवस्था है, उन पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए पिछली सरकारें क्या कर रही थी, उनके जहां रहने का है, जहां आवास है, जहां उनके दफ्तर है, उनके मेंटेनेंस के लिए 200-300 करोड़ रुपए दिए जाते थे। हाँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले वर्ष में 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि इन अधिकारी सुनील जी इस पर जवाब दे रहे हैं। एक एक करके आपने आरोप लगाया, इसके बाद में ओंकारनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। और सुनील जी इस पर जवाब दे रहे हैं, वो तमाम जो आरोप लगा, इसके बाद ओंकारनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा पूरा कर ले वो 10 सेकंड में। कहना है कि पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने अपना कर्तव्य निर्वहन किया है, कहाँ चूक हुई है यह जांच का विषय है, लेकिन जिन्होंने इस प्रकार के अपराध किए हैं निश्चित रूप से उनको हम बख्शने वाले नहीं है। अरे नवीन जी, पुलिस मुख्यालय किसने बनाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। डायल 100 की गाड़ियां किसने दी? पुलिस मुख्यालय मत बताओ भैया, पुलिस मुख्यालय JNIPC के नाम पर ये सारे आपके ATM मशीन थे। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट, आगरा एक्सप्रेसवे, JNIPC, रिवर फ्रंट, सिग्नेचर बिल्डिंग, यहाँ से आप लोग तो DPR बेचने वाले गिरोह काम करते थे। आपकी सरकार में प्रोजेक्ट बनता था 200 करोड़ का, 500 करोड़, 1000 करोड़। देखिए मेरी बात सुनिए नवीन जी और सुनील जी। सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही होना चाहिए कि ये जो खनन माफिया ट्रैक्टर चढ़ाकर भाग गए हैं, फरार हो गए हैं, एक सिपाही शहीद हो गया है, ये कब गिरफ्तार किए जाएंगे? बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां जो फर्राटा भर रही थी, इन पर ब्रेक कब और कैसे लगेगा? और सवाल ये कि सरकारें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन व्यवस्था जो है, देखिए सर सिस्टम, नवीन जी सिस्टम पर ही मैं सवाल पूछ रहा हूं, सिस्टम पर ही सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि माफियाओं पर कार्रवाई होना या खनन माफियाओं का काला खेल चलना आज से नहीं हो रहा है। ओंकारनाथ जी, सर ओंकारनाथ जी से एक सवाल, उसके बाद सूर्य कुमार शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं मैं। कहिए ओंकारनाथ जी। नवीन भाई ने एक बात कही कि 1.5 लाख पुलिस की भर्ती इन्होंने की, यही से मैं बात को शुरू करता हूं। आपको मालूम है मृदुल जी, हमारे प्रदेश में एक साथ ट्रेनिंग करने की क्षमता कितने सिपाहियों की है? हमारे पास 7,500 सिपाहियों की क्षमता है ट्रेनिंग कराने की, और मैक्सिमम अगर उसमें ठूस दीजिए तो 10,000। बाकी कहां ट्रेनिंग करेंगे? ये बाकी ट्रेनिंग कराते हैं ये लोग पुलिस लाइन में भेज के, और पुलिस लाइन में कौन होता है इंचार्ज? RI होता है। और ट्रेनिंग सेंटर कौन इंचार्ज होता है? सबसे नीचे वाला अधिकारी DIG होता है, कहीं कहीं तो IG रैंक का भी अफसर होता है, कहीं कहीं एडिशनल DG रैंक का अफसर होता है। मुरादाबाद के पीछे ट्रेनिंग सेंटर में एडिशनल DG रैंक का अफसर है। तो अब जब उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और आप उसको आनंद फानन में 9 महीने की ट्रेनिंग को 6 महीने में करा के आप डाल देते हैं। आपको याद दिला दूं, लखनऊ में तिवारी हत्याकांड हुआ था। तिवारी हत्याकांड में वो सिपाही ट्रेनिंग का था जिसको वर्दी पहना के ड्यूटी पर रात में लगा दिया गया था, जिसने वहां पर हत्या कर दी थी।
तो इस तरह की अगर ट्रेनिंग करा के आप लोगों को वर्दी पहना के देंगे तो एक तो उनको मालूम नहीं कैसे अपराधी से कार्रवाई की जानी चाहिए, और दूसरा उनको ये नहीं मालूम है कि वो किस प्रकार से अपना खौफ उसमें पैदा कर सके। नवीन भाई ने बड़े बड़े अपराधियों के नाम गिनाए, ठीक बात है, आप करो जो करना उनके साथ, लेकिन आपने कभी इस पर विचार किया कि ये नए अपराधी जो पैदा हो रहे हैं, जो नहीं डर रहे हैं, उनका आप क्या कर रहे हो? आपने कोई उसके लिए योजना बनाई? एक व्यवहारिक सवाल किया है, सिरे से सरकार को चाहिए इस व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जाएगा। सरकार को चाहिए कि इसको ले जाके इन लोगों को पूरी ट्रेनिंग कराए, या फिर कौन सा ऐसा व्यूह तैयार होते हैं जो नए अपराधी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओंकार नाथ जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी से मैं इसका जवाब लूंगा, लंबा अनुभव तो उन्हें भी है। सूर्य कुमार शुक्ला जी कुछ कहना भी चाहते हैं, कहिए सर अपनी बात, उसके बाद नवीन जी और सुनील साजन साहब आऊंगा आपके पास। मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, ये आरोप प्रत्यारोप के बजाय हम लोग सब लोग सहमत हों कि एक कड़ा कानून ऐसा बने कि जिसमें इस प्रकार के सारे अपराधियों को LIU इंटेलिजेंस लगा के पहले से चिन्हित करके जेलों में रख दिया जाए और उनकी काउंसलिंग कराई जाए कि जब तक वो सुधर न जाएं तब तक उनको बाहर न निकलने दिया जाए, नहीं इसी प्रकार की घटनाएं होंगी। और यूपी कोका जैसे मकोका है महाराष्ट्र में, एक कड़ा कानून जल्दी से जल्दी सब पार्टियां सहयोग करें और बने, और उसमें एकमत हो कि अपराधियों को हम बाहर नहीं रहने देंगे जब तक सुधार नहीं हो जाएगा। ये इनकी क्रिमिनल साइकोलॉजी ये है कि बेरोजगार टाइप के लोग, जी बेरोजगार टाइप के जो बिगड़े लड़के हैं वो इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। ये लड़कों की घटनाएं नहीं है सूर्य कुमार शुक्ला जी, माफी चाहूंगा, लेकिन ये किसी लड़के की घटना नहीं है, किसी युवा की घटना नहीं है जो सक्रिय है, उसकी घटना हो सकती है। हाँ बदमाश है, मैं वही कह रहा हूँ, ये किसी ये लंबे छटे हुए बदमाश है और ये लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनील जी, फिर मैं आखिरी कमेंट नवीन जी से लूंगा। सरकार एक भी सवालों का जवाब नहीं देती है, न ही बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। मैं नवीन जी से पूछना चाहता हूं, ओपी सिंह पर यह आरोप लगे थे कि नहीं वो जिले बेचते थे, आपने क्यों उनको 2 साल से अधिक रखा? थाने बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं? अपराधियों का संरक्षण सरकार कर रही कि नहीं कर रही? आप बलिया भूल गए, SDM, CO और 3 थानों की पुलिस के सामने भारतीय जनता पार्टी का गुंडा हत्या कर देता है और इनका विधायक कहता है क्योंकि वो हमारी जाति का है, हम उसके साथ खड़े हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, ये उत्तर प्रदेश का राज। मुख्यमंत्री जी बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो जाति है? नहीं, पहली बात तो ये कि अपराधी कोई भी हो, किसी की भी जाति तय नहीं होना चाहिए। और ये हम उत्तर प्रदेश में देखते आए कि अपराधी जो होता है यहाँ पर अलग अलग तरीके से जात बताकर उसको बताया जाता है। नवीन जी 10 सेकंड है सिर्फ मेरे पास, सिर्फ 10 सेकंड है सर। सुनील साजन बहुत भले व्यक्ति है, गलत पार्टी में है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का, जो उसमें हमारे विपक्ष के मित्र भी शामिल हैं, अपराधियों की जात देख के कार्रवाई करने ठीक है सर। और मैं यही बोल रहा हूं, अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम यही पूछ रहे हैं कि जो सिपाही शहीद हुआ है उसके हत्यारे कब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आप चारों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।